तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 10th का सोशल साइंस के लोकतांत्रिक का चैप्टर नंबर 6, जो कि है राजनीतिक दल। आज जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट, अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जो है फर्स्ट पार्ट को देख लो। और सेकंड पार्ट में आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो कि है कितने राजनीतिक दल, यानी हमारे देश में जो है वो कितने राजनीतिक दल हैं, किस प्रकार से वो जो है कार्य करते हैं। इस बारे में तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ही लिया था। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। यानी लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी नागरिकों का एक समूह है, वो अपनी राजनीतिक पार्टी बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं, और इसी तरह से जो है बहुत सारे देश में, हमारे देश में और सभी देशों में लगभग राजनीतिक दल काम करते हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। यानी भारत में ही कितने 750 से ज़्यादा दल हैं जो चुनाव में पंजीकृत हुए हैं। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में ही नहीं होता। यानी हर दल जो है वो इतना सीरियस नहीं होता चुनाव को लेकर, या फिर किसी की स्थिति जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती चुनाव में। यानी कोई दल जो होता है वो बहुत फेमस होता है, और कोई जो दूसरा दल है वो ज़्यादा फेमस नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं। यानी कुछ ही पार्टियां होती हैं जो अपने नेताओं को खड़ा करती हैं, अपनी सरकार का बनाने के बारे में सोचती हैं और लोगों के बारे में भी सोचती हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। यानी अब ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र के लिए कितने दल होने चाहिए कम से कम। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति। यानी कई देशों में क्या है कि सिर्फ एक ही दल जो है वो सरकार बनाएगा और उसे चलाएगा। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी जहाँ पर जो है एक ही दल होता है और वही शासन चलाता है, वही चुनाव लड़ता है, जीतता है, सब कुछ वही करता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक दलीय शासन व्यवस्था। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। यानी कक्षा 9 में हमने क्या पढ़ा था कि चीन में जो है वो एक ही पार्टी है, जो कि है कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी जो है जीत कर खुद ही अपने आप को जो है कोई एक नेता अपना खड़ा कर देती है, एक ही अपना राष्ट्रपति बना देती है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों की राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता, और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। यानी क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं दूसरे देशों में, जैसे हम चीन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ही पार्टी है। वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता है कि वो जो है विपक्षी पार्टी खड़ी कर सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट जो है अपनी दूसरी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। कोई भी पार्टी अगर उनके खिलाफ खड़ा होना चाहेगी तो उसे दबा दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा, या फिर उसके साथ बहुत बुरा किया जाएगा। तो इसलिए जो है वहाँ पर कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता कि हम जो है नई पार्टी बनाए। इसलिए वहाँ पर एक ही पार्टी हमेशा काम करती है। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। यानी हम जो है वो एक दलीय व्यवस्था को, यानी जहाँ पर एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही पार्टी का शासन चलता है, इसे लोकतंत्र नहीं मान सकते। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों की राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। यानी क्या होना चाहिए लोकतंत्र में कि कम से कम दो पार्टियां तो होनी चाहिए, जिनके बीच जो है कंपटीशन हो, और वो एक दूसरे से जो है चुनाव में आकर एक दूसरे से बहस करें और अपनी जो उनकी नीतियां हैं उसको लोगों के सामने रखें। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने और पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। यानी उन्हें जो है पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए कि वो जो है वो सत्ता में आ सकें। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। यानी कुछ देशों में क्या होता है कि जो सत्ता है दो ही दल हैं, उनके बीच में आपस में बदलेगी। एक साल ये पार्टी हो गई, एक साल दूसरी पार्टी हो गई, इस तरह से वही सीक्वेंस चलता रहता है। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं, वह भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं। यानी वहाँ पर दो ही दल हैं, तो दोनों में से किसी एक न एक को तो बहुमत मिलेगा ही, और इसलिए दोनों में से कोई एक पार्टी तुरंत ही जीत जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही दो दलीय व्यवस्था है। यानी अमेरिका और ब्रिटेन जो दो ऐसे देश हैं जिनमें दो दलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पर दो पार्टियां हैं। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दाम पर दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठीक अवसर
हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। यानी जब बहुत सारे दल हों और उनमें जो है अगर किसी को जो है गठबंधन की सरकार बनानी पड़े, किसी को जो है वो पूर्ण बहुमत नहीं मिला है तो वो गठबंधन की सरकार बनाना चाहता है तो वो इसमें बना सकता है। भारत में भी ऐसी बहुदलीय व्यवस्था है। यानी भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय, जिसमें बहुत सारे दल हैं। इस व्यवस्था में कोई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो दल हैं वो गठबंधन सरकार अपनी बनाकर सत्ता को हासिल कर सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। यानी क्या होता है कि जब बहुत सारी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ जो होती हैं वो एक दूसरे से मिल जाती हैं और सत्ता में एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं कि मैं आपके साथ पार्टी बनाऊंगी, तो इससे क्या कहते हैं हम? गठबंधन या फिर मोर्चा इसे हम कह सकते हैं। जैसे 2004 में संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे। यानी 2004 के जब संसदीय चुनाव हुए तो उसमें 3 प्रमुख गठबंधन हुए थे, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा था। यानी ये 3 गठबंधन जो थे उस समय हुए थे सन 2004 में। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है और देश के राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। यानी गठबंधन जो अक्सर जो बहुदलीय व्यवस्था है वो क्या करती है कि इसमें बहुत सारी घुलमेल हो जाता है, बहुत कई पार्टियां एक ही समूह पर जो है वो शासन करती हैं, तो इससे अस्थिरता बनी रहती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो मिल जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा नेता सही है। अगर उन्हें वो नेता सही भी नहीं लगता बाद में तो उसे कुछ समय बाद वो चेंज कर सकते हैं, आने वाले चुनाव में वो उसे हरा सकते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है? अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। यानी यहाँ पर जो है कुछ घुमा फिरा कर इसने बोला कि अगर हम ये पूछें कि सबसे अच्छी प्रणाली कौन है तो ये एक अच्छा सवाल नहीं होगा। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यानी दलीय व्यवस्था यानी कितने दल होंगे इसका चुनाव जो है कोई भी देश या कोई भी मुल्क नहीं कर सकता। ये एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती हैं और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं। यानी पार्टी को बनाने में, दल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ क्या होता है कि ये समय के साथ अपने आप धीरे धीरे बनती है। ये नहीं है कि अचानक कोई बंदा है उसने 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया और पार्टी बन गई। बहुत समय लगता है। जो उस पार्टी का विभाजन हुआ है, कहाँ से हुआ है, उस पार्टी की जो स्थिति थी वो कैसी थी, अब स्थिति कैसी है, वो कितना विकसित पार्टी जब उसने की तब शुरू की, जब कैसी थी वो पार्टी, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। यानी इसे बदलने के लिए बहुत टाइम लगता है। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। यानी जिन देशों को ज़रूरत होती है अधिक दलीय व्यवस्थाओं की, वही जो है अपनी दलीय व्यवस्था अलग अलग बनाता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं। अक्षम यानी कि वो जो हैं सभी जो भी विविधताएं हमारे देश में उन सबको 2-3 पार्टियां होंगी तो वो नहीं संभाल पाएंगी। इसलिए हमें जो है वो बहुत सारे दलों की आवश्यकता है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुल्क जो है वो एक ही तरह की बहुदलीय प्रणाली या एक दलीय प्रणाली को अपना ले। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय दल। यानी राष्ट्रीय दल हमारे देश में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं। आपको वैसे इनमें से बहुत से के नाम पता होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। यानी पूरे विश्व में जहाँ भी संघीय व्यवस्था है वहाँ पर 2 लोकतांत्रिक दल हैं। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक यहाँ संघ की सभी इकाइयों के अस्तित्व रखने वाले दल। यानी कुछ दल तो ऐसे हैं जो केवल राज्यों में लड़ते हैं और कुछ दल ऐसे हैं जो बहुत सारे देशों को जोड़कर एक इकाई बनाते हैं और उसके बाद अपने अपने देश में जो है वो चुनाव लड़ते हैं। भारत में भी यही स्थिति है। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। यानी भारत में भी कई पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां जो हैं उन्हें राष्ट्रीय पार्टियां कहा जाता है और कुछ जो हैं वो दल होते हैं छोटे। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। ये जो दल हैं इनकी छोटी छोटी इकाइयां अलग अलग राज्यों में बटी हुई हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती हैं। यानी जो इनका मेन अध्यक्ष है, मेन बंदा है, वो जो डिसाइड करता है और मुख्यमंत्री जो डिसाइड करते हैं, जो उनके मेन मंत्री नेता होते हैं, उन्हीं की बात जो है पार्टी मानती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो।
देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यानी जो भी पार्टी बनेगी सबसे पहले उसे चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण करवाना होगा कि ये जो पार्टी है हमारी है इस देश में। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। यानी जो आयोग है वो वैसे तो सबको बराबर मानता है, लेकिन जो पहले से ही बड़े दल हैं उनको कुछ सुविधाएँ भी प्राप्त करता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। यानी जो पार्टी के द्वारा चुना गया उम्मीदवार है, जो पार्टी ने चुन लिए कि ये बंदे हमारी तरफ से लड़ेंगे, ये इनको सीट दे दी हमने, तो इस तरह से जो बंदे हैं वही उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग करके चुनाव लड़ सकते हैं। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने की वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। यानी जो पार्टियों को विशेषाधिकार मिले रहते हैं, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मान्यता प्राप्त दल। ये आपको याद रखना है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए और है कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। यानी जो चुनाव आयोग है उसने एक निश्चित जो सीमा है वो तय कर दी है कि अगर आपको जो प्राप्त करना है, जो सबसे ज़्यादा मेन, अगर आपको राष्ट्रीय पार्टी बननी है तो उन्होंने जो है कुछ उसमें लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, कुछ जो है उन्होंने सीमाएं लगाई हुई हैं उसमें कि अगर आप इनको इतनी सीटें ले लेते हो, इतने दिन संसद में रह लेते हो, तो आपको जो है हम मेन पार्टी बना देंगे। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। यानी अगर वो जो है 6% वोट हासिल कर लेगी, अगर पूरे टोटल जितने भी वोट पड़े हैं उनमें से, और उसके बाद वो 2 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी, तो उसे क्या होगा कि उस राजनीतिक दल को जो है वो मान्यता प्राप्त हो जाएगी, उसे जो है मान्यता दे दी जाएगी। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। यानी कोई ऐसा दल जो अकेले अपने दम पर जो है वो 6% वोट हासिल कर ले और उसके बाद कम से कम 4 सीटों को वो जीत ले, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यानी 2017 के हिसाब से अगर हम देखें तो जो 7 दल थे वो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मान्यता दे दी गई थी। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान ले। यानी जो 7 दल हैं हमारे देश में, जो पार्टियाँ हैं 7 मेन उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी, जो कि आपको पता होगा कि अभी पश्चिम बंगाल में इसका शासन है। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है और ये वही पार्टी है जिसका नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये आपको याद रखना है। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है, यानी इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है वो है पुष्प। यहाँ आपको दिख रहा है ये पुष्प और तृण यानी पत्तियाँ। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध, यानी ये जो पार्टी है वो संघवाद को जो है बहुत अच्छे से मानती है। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है, यानी 2011 से सरकार पश्चिम बंगाल में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे लोकसभा में यह सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यानी 2019 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी बीते समय में, जो पिछले साल हुए थे, उसमें क्या हुआ था कि इसे जो है 4.07% वोट मिले थे और इसने जो है 22 सीटें जीती थी। यानी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये चौथी बड़ी पार्टी थी उस टाइम पर, यानी 2019 में। उसके बाद हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, जिसकी जो हेड हैं वो मायावती जी हैं। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर स्वयं काशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन, यानी इस पार्टी का गठन 1984 में हुआ। बहुजन समाज जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा। यानी ये जो पार्टी है वो किसके लिए काम करती है? जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं और अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है, जो दलित लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सब के लिए काम करती है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियर, ग्रामा गोस्वामी, नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों और शैक्षणिक शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। यानी ये सब जो थे इनके मेन लीडर से और इन्हीं से जो है पार्टी प्रेरणा लेकर चलती है। दलितों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। यानी जो इसका मुद्दों का जो सबसे ज़्यादा उठता है और इसकी जो रक्षा के मुद्दे हैं
उनका सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। यानी ताकतवर उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली में भी जो है ये ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई। यानी कई बार जो है इसने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया और अपनी सरकार जो है वो बना ली। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 3.6% वोट मिले और 10 सीटें मिली। यानी 3.6363% जो थे इसे वोट मिले और इसने 10 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ये जो है अभी सत्ता में है लोकतंत्र में, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, यानी ये जो पार्टी थी इसको 1951 में गठित किया, लेकिन फिर भी जो है ये पार्टी चली नहीं थी। उसके बाद पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। यानी पहले तो इसे दल बनाया गया श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने, और उसके बाद इसे 1980 में पुनर्जीवित यानी दोबारा से इसे जो है वो जोड़ा गया, पार्टी के सदस्यों को उस पार्टी में लाया गया और पार्टी को एक बड़े स्तर पर जो है उभारा गया। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। यानी ये जो है वो इसका क्या लक्ष्य है कि ये जो है मजबूत और आधुनिक भारत को बना दे। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इस अवधारणा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। यानी इसकी नज़र में क्या है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है उसके प्रति जो है इस सरकार जो पार्टी है वो ज़्यादा सक्रिय है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यानी पार्टी किसके खिलाफ है कि जो कश्मीर को जो है वो ज़्यादा दर्जा मिला हुआ है, विशेष दर्जा उसे प्राप्त है, उसे जो है हम वहाँ जाकर ज़मीन नहीं कर सकते, ये दर्जा जो है उसे प्राप्त है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, वो इसके खिलाफ है। और आपको शायद पता हो कि बीजेपी ने जो है ये कानून अब जो है वो हटा भी दिया है, उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश अब घोषित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। यानी ये क्या इनका क्या मानना है इस पार्टी का कि नागरिकों को तो सबको समान समझो, लेकिन जो धर्मांतरण है, जो लोग अपने धर्म में अंतर कर लेते हैं, कोई अपना धर्म बदल लेता है, इस पर जो है वो रोक लगाने के पक्ष में, यानी इस पर जो है वो रोक लगाना चाहती है। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। यानी 1990 में जो है पार्टी उभर कर आई। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। यानी 1990 में जो है पहले तो ये कहाँ पर थी, केवल पश्चिम में थी, पश्चिमी दिशाओं में थी, उत्तर और पश्चिम में, लेकिन बाद में ये पूर्वोत्तर और दक्षिण में भी आई। राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। यानी सबसे पहले जब लोकतंत्र में यह पार्टी आई 1998 में इस पार्टी को जो है वो जीत मिली। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे, यानी सबसे पहले गठबंधन हुआ और उसके बाद जो है ये पार्टी उभर कर आई। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। यानी अभी जो है वो लोकतंत्र में इसी पार्टी की सरकार है और इसने जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती थी, जो प्रधानमंत्री जी के लिए होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अब कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो 1925 में गठित हुई थी ये पार्टी। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, यानी ये धर्म के प्रति ज़्यादा संवेदनशील थी ये पार्टी। अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी, यानी जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, इन सब के खिलाफ जो है ये विरोध करती थी। सबसे ज़्यादा उभर कर आई इस पार्टी ने। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का उपकरण मानती है। यानी इस पार्टी ने क्या किया कि जो गरीब थे, जो किसान थे, उनके हितों का उनके हितों को इसने बढ़ाया और उन्हें जो है अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया। 1964 की फूट, जिसमें माँ का इससे अलग हुई, यानी माप का एक दल था इसका और वो इससे अलग हो गया जब 1964 में के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। यानी पहले क्या था कि ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, इसको जो है सब जानते थे, लेकिन 1964 में इससे जो है फूट पड़ गई इस पार्टी के बीच और उसके बाद जो है इसका जनाधार, यानी लोगों के मन में जो है ये पार्टी सिकुड़ती चली गई और अब जो है ये ज़्यादा फेमस नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये इसकी स्थिति अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है।
बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसका समर्थन जो है वो धीरे धीरे कम हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई, यानी इसकी स्थिति अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। इसे केवल 1% वोट मिले और 2 सीटें जो थी इसने जीती। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लेने के पक्षधर, यानी अगर इन्हें एक मोर्चा कोई भी खोलना है वामा मोर्चा, तो इन्होंने क्या किया कि सभी दलों को एक साथ लेना ये चाहते थे और उसके पक्षधर थे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट CPIM, यानी जो पार्टी वहाँ से अभी अलग हुई थी वो उसके बारे में हमने पढ़ा था। ये वही पार्टी है जो अलग हो गई थी। 1964 में इसकी स्थापना हुई, यानी 1964 में वहाँ पर फूट पड़ी और उसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पर नई पार्टी 1964 में अपनी बना ली। मार्क्सवाद लेनिन में आस्था, यानी जो हमने उस पार्टी के बारे में पढ़ा वही सेम चीज़ें इसमें हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक तथा साम्राज्यवाद संप्रदा के विरोधी, यानी जो सांप्रदायिकता है, साम्राज्यवाद है, इस सबके ये विरोधी थे। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्षण साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है, यानी अगर ये जो पार्टी है वो सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य सुधारती है, इसको जो है वो न्याय पसंद करती है। पार्टी न्याय करवाना या फिर न्याय देना इसे पसंद है और इसीलिए ये जो है न्याय को उपयोगी मानती है और सहायक मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजदूर आधार है अभी भी इस पार्टी का। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है, यानी ये जो पार्टी है वो गरीबों के लिए काम करती है। तो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, कारखाने मजदूर, खेतीहर मजदूर हैं, वो सब जो है इस पार्टी को अधिकतर पसंद करते हैं। ये पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है, यानी देश में जो हमारी चीज़ें आ रही हैं उन पर जो है हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, उन्हें जो है अपने देश में आ रहे हैं, ले जा रहे हैं बिना कोई टैक्स के, तो इसकी जो है वो आलोचक है। उनका मानना है कि हमें जो है इनसे टैक्स लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष में से शासन में रही, यानी इसने जो है पश्चिम बंगाल में 34 वर्ष तक शासन किया। 2019 में के चुनाव में इसे करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की, यानी 1.75% जो इसे वोट मिले और 3 सीटें लोकसभा में इसने हासिल की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है, यानी कांग्रेस पार्टी से कहते हैं और ये जो है वो दुनिया के कुछ पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई है, यानी जब आज़ादी हुई हमारी तो देश को संभालने के लिए इसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की इस अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 में लगातार, फिर 1980 से 1989 तक इसने देश पर शासन किया, यानी 1971 तक ये लगातार जीती गई, लेकिन उसके बाद कुछ 9 सालों के लिए जो है इस पार्टी को हटा दिया गया और उसके बाद 1980 से 1989 तक फिर से इसने शासन किया। 1989 के बाद इस दल में के जन समर्थक में काफ़ी कमी आई, पर अभी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है, यानी वैसे तो इसके जो वोट है उनमें बहुत कमी आई है। जो लोग इसे पसंद करते थे अब वो इसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसके कुछ नेता शायद ऐसे हैं, लेकिन फिर भी जो है ये अपना आधार बनाए हुए है देश में। अपने वैचारिक रुझान में मध्यमार्गी इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमज़ोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों का अपना मुख्य एजेंडा बनाया है, यानी इसका क्या मानना है कि जो धर्मनिरपेक्षता है, यानी जो लोग जो हैं वो एक धर्म के साथ हो जाते हैं और जो कमज़ोर लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ उनके हितों की बात जो है इस पार्टी ने की है हमेशा। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े, यानी ये जो दल है वो क्या है कि अपनी नीतियाँ बड़ी बड़ी नीतियों को तो लाता है, लेकिन उसके साथ ये भी ध्यान रखता है कि गरीब और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इन पर इसका असर ना पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व इसने किया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 52 सीटें ही मिली, यानी ये जो पार्टी है वो बहुत बुरी तरह से हारी है 2014 और 2019 में।
उसके बाद जो हमारा लास्ट पार्टी है यहाँ पर वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 पार्टी बनी, यानी जब कांग्रेस पार्टी में एक और बार फिर से विभाजन हुआ तो उसके बाद ये पार्टी उभर कर आई। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में इस आस्था, यानी इन सब टॉपिक्स पर जो है ये पार्टी ज़्यादा ध्यान देती थी। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती थी। यानी जो पार्टी के जो सरकार के या फिर पद है, जो प्रमुख पद हैं, जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो मेन आदमी है, कोई भी नौकरी है सरकारी, तो इसका मानना था कि भारतीयों को सबसे पहले नौकरी देनी चाहिए और जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें नहीं। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी भी इसने की है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझीदार, यानी 2004 जब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर आई थी, अभी हमने जो पढ़ा कि 2004 में जो थी ये बनी, तो ये इस पार्टी ने और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने दोनों ने मिलकर गठबंधन किया, तब जाकर 2004 में इनकी सरकार बनी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल हम पढ़ेंगे, जो हमारे क्षेत्र के दल होते हैं छोटे मोटे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जो ज़्यादा ताकतवर तो नहीं होते लेकिन वो जो बड़े समूह होते हैं उन पर दबाव बनाकर रखते हैं। इन 7 पार्टियों के अलावा अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचित आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है। यानी ये जो 7 पार्टियाँ हैं, इनके अलावा जो भी दल हैं उनको राज्य दल चुनाव आयोग ने कहा है। आमतौर पर इन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है, पर ज़रूरी नहीं कि अपनी विचारधारा या नज़रिए में ये पार्टियाँ क्षेत्रीय ही हों। यानी वैसे तो इन्हें जो है वो क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्षेत्रीय पार्टी बनकर रहें। ये अब कभी भी जो है वो अपना इच्छा से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इनमें से कुछ अखिल भारतीय दल हैं, पर उन्हें कुछ क्षेत्रों में ही सफलता मिल पाई है। यानी कुछ अखिल भारतीय दल हैं जिनमें से कुछ ही को सफलता मिली है क्षेत्रों में। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संगठन है और इनकी कई राज्यों में इकाइयाँ हैं। यानी ये छोटे छोटे समूह हैं जिनकी कुछ राज्यों में इकाइयाँ भी मौजूद हैं। बीजू जनता दल, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना राष्ट्र समिति जैसी पार्टियाँ अपनी क्षेत्रीय पहचान को लेकर सचेत हैं। यानी इन्हें पता है कि ये जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं देश के लिए और कभी भी जो है सत्ता को पलट सकती हैं। इसलिए ये कुछ मेन जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, मिजो नेशनल फ्रंट, सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा, बीजू जनता दल, ये सब जो प्रमुख क्षेत्रीय जनता दल हैं। पिछले 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की संख्या और ताकत में वृद्धि हुई है। यानी जो पिछले 3 दशक यानी पिछले 30 सालों के अंदर जो है वो क्षेत्रीय दल ज़्यादा ताकतवर हुए हैं। इससे भारतीय संसद विविधताओं से और भी ज़्यादा संपन्न हुई है। यानी भारतीय की संसद है जो, उसमें बहुत सारी विविधताएँ आ गई हैं इसकी वजह से, और जो कि देश के लिए अच्छा भी है। 2014 तक किसी एक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं था। यानी 2014 तक जो था किसी भी दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत से नहीं जीती थी। जो बीजेपी थी 2014 में सबसे पहली बार पूर्ण बहुमत से जीती। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। यानी इसका परिणाम क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय दल थे, जो बड़े दल थे, उन्हें छोटे दलों के साथ जो है वो गठबंधन करना पड़ा ताकि उन्हें जो है वो सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा ताकि उन्हें भी जीत मिल सके। 1996 के बाद से लगभग प्रत्येक क्षेत्रीय दल को एक या दूसरे राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। यानी 1996 के बाद जो राष्ट्रीय दल हैं उनमें से हर किसी को जो है मौका मिला है कि वो राष्ट्रीय दल के साथ जुड़ सके, जो क्षेत्रीय दल हैं। इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए हैं। इन दलों के ब्यौरों के लिए अगले पृष्ठ पर नक्शा देखें। तो यहाँ पर जो है वो नक्शा हमें दिया गया है। इसमें जो है कौन सी पार्टी कहाँ पर है ये हमें बताया गया है। इसको आप देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।